हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे मैं इंटरमीडिएट में पीएन जंक्शंस के बारे में बात कर रहा था। सेमीकंडक्टर फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था। पीएन जंक्शंस में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, पीएन जंक्शन के अंदर बैरियर पोटेंशियल कैसे बनता है, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया था। इवन हम लोगों का पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया था। डायोड की वर्किंग क्या होती है, वो वर्किंग कैसे करता है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है डायोड की, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, इन सब बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक, मतलब सिंपली हम लोग इसमें बात क्या करेंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक, टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे, सेमीकंडक्टर डायोड चैप्टर है। इसी चैप्टर के अंदर में जो हमारा टॉपिक है वो पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफायर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दिष्टकारी। ठीक, दिष्टकारी का मतलब क्या है या रेक्टिफायर का मतलब क्या है, तो वन बाय वन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला चीज़ तो हमारी बात होती है कि रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक, तो मैं रेक्टिफायर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में दिष्टकारी भी बोलते हैं। जनरली दिष्टकारी होता क्या है या रेक्टिफायर, कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दे या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करने का काम आता है। ठीक, यानी एसी को हम लोग जनरली डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो डिवाइस ऐसी काम को करती है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टिफायर। ठीक, दो डिवाइसेस होती हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए यहीं पे। एक रेक्टिफायर का नाम आएगा, एक होता है ऑसिलेटर। ठीक, तो जो रेक्टिफायर होता है वो हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, जो ऑसिलेटर होता है वो हमारे डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों के घर में अगर इन्वर्टर लगा होगा तो इन्वर्टर में दोनों चीज़ें एक साथ लगी होती है। जब हमारे घर में मेंस से सप्लाई आता है तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। ठीक, यानी कि उसमें हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी में कन्वर्ट करके घर के बैटरी को चार्ज करता है। ठीक, उसके बाद जब मेंस का पावर ऑफ हो जाता है तो उसके बाद हमारी बैटरी का जो पावर है वो डीसी होता है। हमारे घर के सप्लाई को, घर को कुछ सप्लाई चाहिए, वो चाहिए 220 वोल्ट एसी, तो उसमें ऑसिलेटर लगा होता है जो कि उसको कन्वर्ट करता है। ठीक, तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की जो डीसी होती है उसको अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करके और वो हमारे घर को सप्लाई देता है। तो जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें दोनों ही चीज़ें लगी होती हैं, रेक्टिफायर एज वेल एज ऑसिलेटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ऑसिलेटर का सेक्शन जो है वो इंटरमीडिएट के लेवल पे नहीं है, बीएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है जनरली। जो इंटरमीडिएट में है वो रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर में भी हम लोगों को पढ़ना क्या है, रेक्टिफायर में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़नी है कि कोई भी रेक्टिफायर बनता कैसे है, यानी कि उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, वर्किंग क्या है, उस काम कैसे करता है। ठीक, उसके बाद जो उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जनरली हम लोग बीएससी पार्ट में पढ़ते हैं या बीएससी में पढ़ाया जाता है। तो कई जगहों पे बीएससी में रखा गया, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर में रखा गया है, कुछ जगहों पे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी रखा गया है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब रेक्टिफायर तो समझ में आ गया आप लोगों को कि रेक्टिफायर किसी भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर के बाद आगे बढ़ेंगे, रेक्टिफायर कितने टाइप का हो सकता है। तो जनरली जो रेक्टिफायर अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग को 2 पढ़ने हैं, जिसमें से पहला होगा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम लोग बोलेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। हिंदी में मैं हिंदी बताते जा रहा हूँ ताकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक, और इसको क्या बोल देंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब ये आधे वेव को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ये पूरे वेव को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर्किट डायग्राम के कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो मैं वन बाय वन करके डिस्कस कर लेता हूँ। जो तीसरा होता है मैं इसको बता दूँ यहीं पे, क्योंकि इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, खैर बता देता हूँ। तो तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक,
ये BSc लेवल पर पढ़ाया जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो इंटरमीडिएट लेवल ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये दोनों पढ़ने हैं। इसमें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक, सर्किट डायग्राम। अब इसमें देखिए ध्यान से सर्किट डायग्राम में क्या क्या होगा, हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो हमारे घर में वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट AC आती है। ठीक, अब 220 वोल्ट AC को हम लोगों को जब DC में कन्वर्ट करना होता है तो बहुत हाई DC नहीं हमको बनानी होती। जनरली जो पावर सप्लाई हम लोग घरों में यूज होती है, DC का जो यूज होता है वो 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, कभी कभी 24 वोल्ट, 25 वोल्ट। ठीक, मैक्सिमम अगर लैब पर्पज से देखा जाए तो ऐसे फिजिक्स लैब में जो यूज होता है BSc MSc के लैब में तो 50 वोल्ट तक की सप्लाई, 70 वोल्ट तक की सप्लाई यूज होती है। ठीक, तो मैक्सिमम हम लोग को 70 वोल्ट, 80 वोल्ट तक की सप्लाई चाहिए। ठीक, उससे ज़्यादा सप्लाई हम लोग की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का पहला काम क्या होगा, जो AC है उसका वोल्टेज डाउन करना। ठीक, तो AC का वोल्टेज कैसे डाउन करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग लाएंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे, अभी नहीं पढ़े होंगे तो मैं ट्रांसफार्मर वीडियो इंडिविजुअल बना के डाल रखा हूँ अपने दूसरे चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ पे। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारा वीडियो मैंने डाल रखा हुआ है। सबसे पहला काम, हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी जो कि वोल्टेज को पहले कम करे। मान लीजिए कि हमको 20 वोल्ट की सप्लाई बनानी है, 20 वोल्ट की। ठीक, तो हम लोगों को चाहिए एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट को AC को 20 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर दे, पहला काम। ठीक, तो समझते रहिएगा, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखिए जो सर्किट डायग्राम बनाना है बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आप लोग उसको रटने की कोशिश करते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप लोगों को। ठीक, तो एक्चुअल में क्या है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत आसानी से आप लोग इसे बना सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, एक ट्रांसफार्मर यूज़ करना है जो कि स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा जो प्राइमरी कॉयल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और जो सेकेंडरी कॉयल होगा उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक, तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, प्राइमरी कॉयल में नंबर ऑफ सेकेंड कॉयल्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। ठीक, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करना है, अब इसमें से हमको जो मिलेगी वो AC मिलेगी। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने क्या दिया, ध्यान से देखते जाइएगा, 220 वोल्ट AC दिया हुआ है आपने। ठीक, अब यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा इस 2 पॉइंट्स पे, मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, A और B, पॉइंट्स A और B के बीच जो मिलेगा वो हमको मिल जाएगा 20 वोल्ट AC। अभी DC में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब A और B पॉइंट्स के आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक डायोड। ठीक, और डायोड को लगाने के बाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे हमारा लगता है लोड रेजिस्टेंस। जनरली लोड रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि घर का लोड कुछ होगा तो जो जहाँ पे हमको लोड देना होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने एक डायोड लगाया, इसके जस्ट आगे क्या लगा दिया, लोड, और लोड रेजिस्टेंस के एक राह से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट है जो मैंने ऊपर लिख रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट जो है कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखिए ये काम कैसे करेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में ध्यान दीजिएगा, सिंगल डायोड का यूज होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा, एक हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक, लोड रेजिस्टेंस के जहाँ पे हम लोग कोई भी लोड लगा सकते हैं, इसी ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आपके सर्किट में लोड रेजिस्टेंस लगे, यहाँ से आप लोग छोड़ सकते हैं। आगे जब कोई भी लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगी। ठीक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप लगाएं ही लगाएं, हाँ, लेकिन आपको जब वर्किंग बतानी होगी तो आपके पास कोई ना कोई लोड होना चाहिए जिसको अज्यूम करके आप बताएंगे वर्किंग, तो इसलिए मैंने ये लोड लगा रखा है। ठीक, अब देखिए आप लोगों को जैसा पीछे बताया गया है, मैं इधर का पोर्शन हटा लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। पीछे मैंने बता रखा है कि जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा हो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, यानी कि इसका P टर्मिनल पॉजिटिव से और N टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा हो, या सिंपली ये कहें कि जो हमारा P टर्मिनल हो डायोड का, इसको P से दिखाते हैं, इसको N से दिखाते हैं, तो जो हमारा P टर्मिनल हो
वो बैटरी के हायर पोटेंशियल से जुड़ा हो और एन टर्मिनल जो हो बैटरी के लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हो। ठीक, जब ऐसा अगर जुड़ा होगा तो इस समय हमारा क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। और फॉरवर्ड बायस में करंट डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वेरी लो होता है, आइडियल केस में 0 माना जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज़, इस केस में ये मैक्सिमम करंट को अपने पास करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा केस क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होती है, जब इधर का वोल्टेज हाई हो जाए, एन टाइप का वोल्टेज हाई हो जाए, इधर का वोल्टेज क्या हो जाए, लो हो जाए। ठीक, अब देखिए इसको पॉजिटिव कर दिया, इधर निगेटिव कर दिया। जब ऐसे पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे तो इधर का वोल्टेज हाई हो गया। जब वोल्टेज इधर का हाई होता है तो हमारा डायोड चला जाता है रिवर्स बायसिंग मोड में। रिवर्स बायस मोड में क्या होगा, रिवर्स बायस मोड में हमारा जो डायोड है वो डायोड बिल्कुल ही करंट को पास नहीं करने देता। एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करती है, बहुत ही माइनर करंट, लेकिन उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका आर्डर बहुत ही लो होता है। ठीक, तो आइडियल केस में बिल्कुल भी ये करंट को पीछे नहीं जाने देता, यानी रिवर्स डायरेक्शन करंट को नहीं जाने देता। अब ध्यान से देखिए, सेम फिनोमेना यहाँ यूज होगा। ये हमारा काम कैसे करेगा, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। सर्किट डायग्राम के बाद आती है बात वर्किंग की, काम कैसे करेगा। तो देखिए, जब हमारे डायोड में इधर से हमारा वेवफॉर्म आ रहा है, तो मान लीजिए कि ये हमारा वेवफॉर्म था जो 220 वोल्ट एसी थी। एसी का वेवफॉर्म ऐसा होता है। ठीक, मैं भी आगे आप लोगों को प्रैक्टिकल के वीडियोज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये सर्किट बता रखा हुआ है, ये सर्किट काम कैसे करती है, इस सर्किट का वेवफॉर्म कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली क्या मतलब वर्चुअल लैब के थ्रू आप लोगों को इस पर डिस्प्ले करूँगा मैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एसी है जो कि जिसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप लोग एसी की वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं या वोल्टेज को मापते हैं, चाहे वोल्ट मीटर लगा करके चाहे मल्टीमीटर लगा करके, तो वहाँ पे आप लोग आरएमएस वैल्यू नापते हैं, पीक टू पीक वैल्यू नहीं नापते। ठीक, पीक टू पीक वैल्यू आप लोग डीएसओ में देख सकते हैं, जो हायर लेवल्स में दिया जाता है, इंटरमीडिएट लेवल पर जनरली नहीं दिया जाता। तो आप लोग जो भी वैल्यू नापेंगे कौन सा मापते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ठीक, तो अब यहाँ पे से हमने 220 वोल्ट दिया, इसको हमने कन्वर्ट किया 20 वोल्ट में, यानी हमको ये एसी ही मिलेगा 20 वोल्ट का। ठीक, 220 वोल्ट से किस पे आ गए, 20 वोल्ट पे। ये भी आरएमएस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। अब ये एसी है, इसका जो हमारा पॉजिटिव हाफ सेक्शन या पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये इस डायोड को मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में केस क्या बनेगा, इधर का टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्मिनल निगेटिव होगा। ठीक, यहाँ निगेटिव ले लिया मैंने, यहाँ पॉजिटिव ले लिया। अब ध्यान से देखिए, डायोड का पी साइड जो है वो हायर पोटेंशियल पे चला गया और डायोड का एन साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल पे चला गया। ठीक, डायोड का एन साइड इधर जुड़ा हुआ है, डायोड का पी साइड इधर जुड़ा हुआ है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दिख रहा है। अब इस केस में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस होगा तो ये अपने थ्रू करंट को फ्लो करने देगा या करंट को अलाउ करेगा पास करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारी करंट जो आती है वो यहाँ से करंट इधर से फ्लो करेगी, इस लोड रेजिस्टेंस के होते हुए निगेटिव में चली जाएगी। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस केस में हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस होने के चलते इसमें करंट फ्लो करेगा जो कि करंट लोड में फ्लो करेगी। ठीक, दूसरी बात, जैसे ही हमारा निगेटिव हाफ साइकिल आएगा ये वाला, तो उस केस में ये टर्मिनल निगेटिव बन जाएगा और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए, जो पी टाइप मटेरियल है पीएन जंक्शन डायोड का, वो लोअर पोटेंशियल पे चला गया और एन टाइप हायर पोटेंशियल पे चला गया। जब पी टाइप लोअर पोटेंशियल पे चला गया और एन टाइप हायर पोटेंशियल चला गया तो इसका मतलब क्या है कि डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। अब रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करने देती। ठीक, यानी कि इधर से बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी डायोड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, क्योंकि इधर पे क्या है, डायोड रिवर्स बायस्ड है तो करंट फ्लो ही नहीं करने देगा। इस केस में हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता। ठीक, अब देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हायर वोल्टेज पे जब हमारा पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, यानी कि जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा उस समय ये करंट को पास करेगा, जब ये वाला टर्मिनल निगेटिव होगा तो उस समय इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी कि इसमें करंट ना फ्लो करने का मतलब लोड में भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो हमारे लोड रेजिस्टेंस में करंट कब फ्लो कर रही है, जब टर्मिनल ए या पॉइंट ए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा या हायर वोल्टेज पे होगा। ठीक, अब देखिए इसका वेव फॉर्म कैसे आएगा, तो वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो वेव फॉर्म जो आता है ये कुछ ऐसे बनाया जाता है। ये मैंने मान लिया कि हमारी एसी है जो कि दिया गया। ठीक, अब अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है तो मैंने अभी बताया आउटपुट क्या मिलेगा जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल दी गई होगी। ठीक, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा करंट फ्लो करेगा तो इस समय ये आउटपुट मिलेगा हमको। जैसे हमारा निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस समय हमको करंट जीरो मिलेगी, तो करंट कुछ भी नहीं मिलेगा बीच में। ठीक, कहाँ तक, यहाँ तक।
इसके बाद फिर से जब ये दूसरी पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो फिर से हमको करंट मिलेगा इस पॉइंट तक, ठीक, जनरली यहाँ तक आएगा, यहाँ तक फिर से करंट मिलेगा, उसके आगे फिर से करंट नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारा इनपुट आउटपुट का वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, जो हमारा इनपुट का वेव फॉर्म है उसको आप लोग बना सकते हैं कुछ इस तरह से। एक्चुअली मैं बुक्स में अलग अलग बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो एक ही साथ बना सकते हैं दोनों को, तो मैं एक ही साथ बनाता हूँ। देखिए ये हमारा इनपुट का वेव फॉर्म हो गया, ठीक। ये इनपुट का वेव फॉर्म होने का मतलब क्या है, पॉइंट्स ए और बी के बीच का वोल्टेज शो कर रहा हूँ मैं। पॉइंट्स ए और बी के बीच का वोल्टेज क्या है, एसी है, ये मैंने शो कर दिया। इसके बाद जो आउटपुट है उसको मैं रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स में मैं कुछ मार्क कर लेता हूँ। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। अब देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो आउटपुट पे, यहाँ मैं लिख दूँ आउटपुट, ठीक। जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है तो उसमें आउटपुट पे हमको करंट मिल रहा है, निगेटिव में कुछ नहीं मिलेगा, फिर अगले में मिलेगा, फिर यहाँ निगेटिव में कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसके अगले में मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट वेव फॉर्म। तो इंटरमीडिएट लेवल पे जो पूछा जाता है वो यहीं तक पूछा जाता है कि किसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है। वर्किंग क्या होता है, तो वर्किंग मैंने बता दिया। जब जब डायोड हमारा जो डायोड है वो हमारा फॉरवर्ड बायस होगा तो हमको करंट मिलेगी लोड में, लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी। जब जब ये रिवर्स बायस होगा करंट फ्लो नहीं करने देगा तो लोड में करंट फ्लो नहीं करेगी। बस इतनी इसकी वर्किंग है, ठीक। उसके बाद इसका वेव फॉर्म पूछा जाता है, तो वेव फॉर्म आप इस तरह से बना दीजिए, वेव फॉर्म हो गया, ठीक। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। अभी देखिए मैं कह रहा हूँ कि इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है नहीं। तो इंटरमीडिएट लेवल पे मैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, ठीक। अब रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी रेक्टिफायर एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो जो उसकी क्वालिटी है डीसी में कन्वर्ट करने की, वो क्वालिटी कैसी है, उस क्वालिटी को प्रेजेंट करने के लिए एक कांस्टेंट को माना गया, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, ठीक। रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट। अब रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट होता क्या है, जनरली ये जो हमारा आउटपुट पे मिल रहा है डीसी उसका, और जो हमारी इनपुट पे एसी दी गई है उसके आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेता है 100 से, यानी कि ये परसेंटेज रेशियो होता है, ठीक। जनरली ये बताता क्या है, जो इनपुट मैंने दिया उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट हमको मिला, उस डीसी का क्वालिटी क्या है, डीसी जो है वो बेहतर दे रहा है या बेहतर नहीं दे रहा है, ठीक। या तो इसकी जो वैल्यू आती है ये लगभग 45% के करीब आती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना आता है, 45%, ठीक। इसी तरह से एक दूसरा कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग रिपल फैक्टर, ठीक। दिखाते हैं जनरली हम लोग स्मॉल आर से, क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर, ठीक। अब रिपल फैक्टर क्या होता है जनरली, तो ये होता है हमारा VLAC RMS अपॉन VLDC, ठीक। अब VLAC अपॉन VLAC RMS अपॉन VLDC का मतलब क्या है, जनरली रिपल फैक्टर होता है क्या है, रिपल क्या होता है, रिपल वोल्टेज या रिपल करंट की बात की जाती है। तो रिपल वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो हमारा आउटपुट मिला वो एक्चुअल में डीसी होना चाहिए था, लेकिन डीसी में कुछ पार्ट एसी का भी होता है, जैसा मैंने अभी वेव फॉर्म बनाया हुआ था। देखिए हमारा जो आउटपुट आ रहा था कुछ इस टाइप का आया हुआ था, ठीक। जबकि डीसी का वेव फॉर्म क्या होता है, एग्जैक्ट जो डीसी होती है उसका वेव फॉर्म ऐसे होना चाहिए था। तो जहाँ पे हमको ये ऊपर ये चेंज होता हुआ दिख रहा है, ये चेंज होता हुआ ना दिख करके ऐसे मिलना चाहिए था, बीच का पोर्शन ना मिले, फिर इसके बाद ये मिलेगा, फिर इसके आगे ना मिले, ठीक। तो हमको एक्चुअल में डीसी का फॉर्म ऐसे मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कैसे, ये चेंज होते हुए। तो ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी कंटेंट है। तो रिपल वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है कि आउटपुट में कितना वोल्टेज एसी का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिपल वोल्टेज। तो रिपल फैक्टर ये बताता है कि जो आउटपुट वोल्टेज मिला उसमें एसी का कितना पार्ट है, ठीक। अब जब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो ये आता है लगभग 1.21 के बराबर, ठीक। 1.21 का मतलब क्या है, रिपल फैक्टर 1.21 का मतलब होता है कि 100% ज़्यादा हो गया।
ठीक, मतलब आउटपुट में जितना डीसी नहीं है उससे ज़्यादा क्या है, एसी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि ये प्योर डीसी नहीं है। ठीक, तो इसका जो रेक्टिफाई करने का इफिशियंसी है कह सकते हैं, या रेक्टिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छा रेक्टिफिकेशन नहीं माना जाता। ठीक, 1.21 का मतलब डीसी से ज़्यादा एसी है, तो क्या फ़ायदा फिर उसका, तो उसको हम डीसी बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ होती है। अब देखिए इसके आगे क्या है, जो तीसरा होता है वो होता है रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। ठीक, उसको हम लोग जनरली दिखाते हैं ईटा से। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होता है, तो इसमें जो आपका फार्मूला आता है वो आता है PLDC अपान, ये डीसी में सबस्क्रिप्ट में लिखा हूँ, PLDC अपान एवरेज P, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये परसेंटेज रेशियो होता है, मतलब जो आउटपुट पे हमको डीसी मिला वो कितना है। ठीक, तो PLDC अपान एवरेज P, जो एवरेज पावर उसको दी गई, यानी कि एवरेज पावर जो उसको इनपुट पे मैंने दिया उसका कितना भाग आउटपुट पर हमको मिला, ये बताता है क्या, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इसको 100% से मल्टीप्लाई करके हम लोग परसेंटेज रेशियो निकालते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जनरली जो आता है ये 40% आता है, 40.6% के करीब आता है ये। ठीक, तो जनरली जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आ रही है 40.6%, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसको जो पावर दिया गया उस पावर का सिर्फ और सिर्फ 40.6% या 40.6% को ही डीसी में कन्वर्ट करके वो लोड पे दे रहा है। यानी इफेक्टिव जो लोड होगा हमारा, पावर जो होगा लोड पर, वो 40.6% ही है। मैक्सिमम पावर का ये जो टोटल पावर गिवन है उसका 40.6% ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो बहुत बेहतर नहीं है। ठीक, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यही होता है कि इसका जो रेक्टिफिकेशन होता है वो बहुत बेहतर नहीं होता। हाँ, इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है। ठीक, एक आध साल ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, नहीं तो लगभग हर साल पूछे गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से इंटरमीडिएट लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक, बीसी में जनरली होती है, लेकिन मैंने बता इसलिए दिया कि जनरली वाइवा के दौरान लोग पूछ लेते हैं। अगर आप लोग वाइवा में जाएंगे या कोई जैसे प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं, प्रोजेक्ट में अगर वाइवा दे रहे हैं तो जनरली आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। ठीक, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बता दिया, फार्मूला बता देंगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक, अगर आप लोगों को इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप लोग BSc वाले चैनल पर जाकर के वहाँ देख सकते हैं। अभी मैंने डाला नहीं हुआ, अभी इसके आगे मैं जस्ट डालने वाला हूँ इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक, तो BSc वाले चैनल पे मैंने इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन उसके साथ साथ पूरा का पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पूरा डालूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पूछा जाता है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।